नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि पिछले बहुत दिनों से हमारी जो वीडियो नहीं आ पा रही थी कुछ पर्सनल इशू के कारण। लेकिन अब मैं जो आपको अपडेट मिलेंगे हमारे चैनल पे वो डेली मिलेंगे। और अभी हम कुछ नई सीरीज़ भी चालू करने जा रहे हैं, जैसे फेक न्यूज़ वर्सेस फैक्ट न्यूज़। दूसरी जो सीरीज़ है वो है क्या हुआ तेरा वादा, जिसमें 2014 के अंदर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमसे, जब वो पावर में नहीं थी और उन्होंने जब पावर में आने के लिए क्या क्या वादे करे थे और उनमें से कितने वादे उन्होंने पूरे करे हैं, उसके बारे में हम उस सीरीज के अंदर बात करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो 3 टॉपिक है। पहला है आत्मनिर्भर भारत, दूसरा है 59 चाइनीज बैन जो करिए एप्स को बैन करा उसके बारे में, और जो तीसरी हमारी जो बात करेंगे हम कि नेपाल ने क्यों इंडिया मीडिया को बैन कर दिया है अपने देश के अंदर। तो चलिए आइए बात करते हैं। पहले तो कोरोना वायरस, फिर उसके बाद लद्दाख सीमा के ऊपर चीन से विवाद, जिसमें हमारे 20 सैनिक गलवान वैली के अंदर शहीद हो गए। दोस्तों, उस टाइम हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने अलग अलग बयान दिए, जो कि आप इस बयान को यहाँ पर आप देख सकते हैं। सीमा पर इस समय चीन के लोग भी, उनका दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का यह दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, और उसको लेकर एक मतभेद हुआ है और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के। तो आप लोगों ने जैसा कि इन बयानों के अंदर देखा कि रक्षा मंत्री कुछ और बोल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कुछ और बोल रहे हैं। और रिसेंटली अभी 6 तारीख को 6 जुलाई के दिन एक और खबर आई थी, जिसके अंदर ये बताया गया कि चीन की जो सेना है वो 2 किलोमीटर पीछे हट गई है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री देश के ये बोल रहे हैं कि ना तो हमारा कोई सिपाही चीन की बॉर्डर में गया, ना ही चीन के कोई सिपाही हमारे बॉर्डर में आए, तो ये 20 जवान शहीद कैसे हो गए और फिर कैसे ये 2 किलोमीटर चीन पीछे गई, ये अपने आप में ही एक सवाल है। लेकिन ना तो प्रधानमंत्री ने, ना ही किसी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने या पार्टी के किसी लीडर मिनिस्टर ने चीन का नाम लिया और ना उनको डायरेक्टली अटैक किया, बल्कि हमेशा इन चीजों से बचते रहे। इन सब चीजों से जब वो बचते गए तो जब आक्रोश जो था इंडिया के अंदर वो बढ़ता गया, और उसी के मद्देनजर भारत ने 59 ऐप्स को बैन कर दिया। जी हाँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये करना चाह रही थी लेकिन करा नहीं। लेकिन उन्होंने जब देखा कि अब किस तरीके से दबाव में आ गए थे और देश को दिखाना चाहते थे वो लोग, इसीलिए उन्होंने ये हाथों हाथ फैसला लिया और 59 ऐप्स को बैन कर दिया। अब लेकिन मैं बात करें कि इन 59 ऐप्स को जो बैन किया है उसके पीछे कारण क्या है। उसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कारण दिया है वो दिया है सिक्योरिटी थ्रेट्स का। अब सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में आप लोग को ज़्यादा डिटेल मैं अभी आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर ये 59 ऐप्स जो थी वो थ्रेट थी, तो जो अलग अलग कंट्री ने, यहाँ तक कि अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इन बड़े बड़े देशों ने हुआई को बैन कर दिया था, क्योंकि उन पे एक हुआई कंपनी पे एक एलिगेशन था कि वो स्पाई कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर। तो उस हुआई कंपनी को इन बड़े बड़े देशों ने बैन कर दिया। तो क्यों हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5G के लिए ट्रायल के लिए हुआई को परमिशन दी और वो अभी भी उस पर काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन 59 ऐप्स को बैन करना और इतनी बड़ी हुआई को, जिसपे इतने बड़े एलिगेशन लग चुके हैं और इतने बड़े बड़े देशों ने उसको बैन कर दिया है, तो फिर क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे बैन नहीं किया। अब बात करें कि 59 ऐप में सबसे जो बड़ी फेमस जो ऐप थी वो थी टिकटॉक। अगर हम बात करें कि टिकटॉक के बैन होने से टिकटॉक को कितना घाटा हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी थी 2019 में टोटल 1.33 लाख करोड़ रुपए, मतलब 1.33 लाख करोड़ रुपए का उसको फायदा हुआ था, जिसमें आपको ये जानकर हैरानी होगी कि केवल भारत का 43% ही उसमें हिस्सेदारी थी। अब हम बात करते हैं कि यूजर्स कितने हैं इंडिया के अंदर। तो पहले तो बात कर लेते हैं टिकटॉक के अंदर जो टोटल यूजर है वो है 80 करोड़, जिसमें से टोटल इस 80 करोड़ के 20 करोड़ यूजर जो थे वो हमारे भारत देश से थे। अगर हम बात करें टिकटॉक की वैल्यूएशन, जो मई 2020 के अंदर उसकी वैल्यूएशन थी वो थी 8.3 लाख करोड़ रुपीस। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑल ओवर वर्ल्ड है
उसके अंदर इसका मार्केट जो कैप था वो बहुत अच्छा हो गया था। उसी के साथ साथ चीन की 59 ऐप्स थी, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया। लेकिन इस बैन के अलावा भी पेटीएम जैसी बहुत बड़ी कंपनी जिसके अंदर चीन का कम से कम 500 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है, उसको बैन नहीं किया। और भी बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनको चीन ने फंडिंग कर रखी है, उनको भी बैन नहीं करा। तो क्या इन 59 ऐप्स को बैन करके सरकार बस अपना जो हमेशा से करती आई है मेन इशू से ध्यान भटकाना देश की जनता का, वही मेरी नजरों में यहाँ किया गया है। जो रियली थ्रेट्स थे, सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, उनको नजरअंदाज कर दिया गया। केवल देश की जनता को थोड़ा शांत कराने के लिए इन 59 ऐप्स को बैन किया गया। बाकी जो करा गया है ऐप का बैन 59 ऐप पर, जिसमें टिकटॉक बहुत ज्यादा थी टॉप पॉपुलरिटी में, उसको बैन करना मेरी नज़रों में बहुत सही था, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे हमारे देश के युवा थे जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो चलिए बात करते हैं कि इन ऐप्स को बैन करना और या फिर चीन के साथ आयात निर्यात को बंद करने से हमारे देश में कितना घाटा होगा और उसमें आत्मनिर्भर भारत में क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा। आइए उसके बारे में जानते हैं। पहले हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत से कि चीन इतना पैसा, आपको मैं बता दूं कि चीन ने पूरे वर्ल्ड के अंदर 375 लाख करोड़ रुपए एज अ कर्ज दे रखा है। जी हाँ, अलग अलग देशों में। इसको बोलते हैं दोस्तों डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। जी हाँ, इसमें करता क्या है चीन कि अपने पड़ोसी देश या फिर दूसरे देशों को ये कर्ज देता है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, कि आप छोटे छोटे देशों को कर्ज देता है कि आप ये हमसे पैसा लीजिए और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए। लेकिन इस डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में मेन उसका जो रीजन ये होता है कि वो जब इनको कर्ज दे देता है तो वो जो छोटे देश होते हैं उस कर्ज को चुका नहीं पाते हैं और फिर उनकी वो चीजों को चीन हड़प लेता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका का जो एक पोर्ट था उसका नाम था हम्बनटोटा बंदरगाह। जी हाँ, पहले तो इसके लिए चीन ने उनको कर्ज दिया। कर्ज देने के बाद अब चीन जब श्रीलंका इसको चुका नहीं पाया तो उसको 99 साल के लिए चाइना ने लीज पे ले लिया। अब उससे कितना घाटा हमारे देश को हो सकता है वो आप देखिए कि श्रीलंका हमारे जस्ट पास में है और चीन ने 99 साल के लिए वो बंदरगाह को अपने अंडर ले लिया है। तो वो अपनी एक्टिविटी जो समुद्र के थ्रू है वो कितनी बढ़ा सकता है। लेकिन अगर अब हम बात करें कि आत्मनिर्भर की बात करने से पहले कितना हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं, तो आप जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि पिछले साल ही हम लोगों ने 5 लाख करोड़ का पूरा आयात निर्यात हुआ है, जिसमें आपको जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि जिसमें से हमने 1 लाख करोड़ ही उसको बेचा है और 4 लाख करोड़ हमने चीन से खरीदा है। तो चलिए ये बात करते हैं किस किस सेक्टर में कितनी हिस्सेदारी है चाइना की और हम क्या क्या निर्यात कर रहे हैं और क्या क्या आयात कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो दवाइयों का जो कच्चा माल है उस पर भारत कितना निर्भर है चीन पे। दोस्तों 65% जो कच्चा माल है वो हमारा जो आता है वो चाइना से आता है। जी हाँ, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के थ्रू जो एक डाटा है उसमें 13,000 करोड़ रुपए एफडीआई के थ्रू भी इन्वेस्ट किया है चाइना ने हमारे देश के अंदर। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि किस तरीके से चाइना ने कितने सालों में कितना कितना रुपया हमारे देश में एफडीआई के थ्रू इन्वेस्ट किया है। अब जो एक तीसरा है उसके अंदर जो होता है कि चाइना क्या करता है, जो हमारे देश के अंदर जितने भी स्टार्टअप्स हैं जो खुलते हैं, अब उनको हमारे जो देश में स्टार्टअप होते हैं हमको हमारे देश के ही इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन उसमें पैसा नहीं लगाते, लेकिन उसके अंदर चीन सबसे पहले पैसा लगाता है। या तो वो डूबने लगते हैं तो चीन उनमें और इन्वेस्ट करता है और उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। यही एक कारण है कि चीन के ज़्यादातर जितने भी इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स है उसके अंदर चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। एग्जाम्पल के लिए पेटीएम, जिसके अंदर 500 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया हुआ है अलीबाबा की पेटेंट कंपनी ने। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी आती है चीन की वो आती है मोबाइल्स के अंदर। दोस्तों मैं आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं कि जैसे 29% Xiaomi, 30% Xiaomi, फिर उसके बाद Vivo का 12 से 17% हो गया है और फिर उसके बाद Samsung देखिए 23% है, Realme 7 से 14% हो गया है 19 से 20 के अंदर, और फिर Oppo भी 7 से 12% बढ़ गया है और अन्य है जो 22% से घट के 11% हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मोबाइल के अंदर भी कितनी बड़ी हिस्सेदारी चाइना की। वहीं अगर हम बात करें तो चाइना की हिस्सेदारी मोबाइल तक ही सीमित नहीं है, उसकी हिस्सेदारी ऐप जो हमारे प्ले स्टोर में ऐप्स होती है उसमें भी बहुत बड़े लेवल पे है। आप जैसा कि चार्ट में देख सकते हैं कि देखिए शेयर राइट्स, जेंडर, टिकटॉक, कैम स्कैनर, यूसी ब्राउजर, हेलो, वीमेट और पबजी,
इनके कितने कितने करोड़ में जो ये यूजर है, 20, 17, 12, 10, 13, 5, 5, 4, तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े परसेंटेज पे चीन का जो मार्केट कैप है वो एप्स के अंदर भी बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस किस जगह चाइना का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, उसकी कितनी हिस्सेदारी है। आप इस पूरे के पूरे डायग्राम में देखिए। स्मार्टफोन के अंदर जो मार्केट साइज है वो 2 लाख करोड़ का है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी है 72%। ऑटो कंपोनेंट की हम बात करें तो मार्केट साइज है 4 लाख करोड़, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 26%। टेलीकॉम इक्विपमेंट की बात करें तो मार्केट साइज जो है वो 12,000 करोड़ की है, जिसमें चीन की जो हिस्सेदारी है वो 25% है। सोलर पावर की बात करें तो मार्केट साइज जो है वो 37,916 मेगावाट की है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 80% है। टेलीविजन की बात करें तो मार्केट साइज 25,000 करोड़ है, लेकिन चीन की हिस्सेदारी की बात करें तो वो 54 करोड़ है। स्टील की बात करें तो 108 मिलियन टन है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 20% है। और होम अप्लायंसेस की बात करें हम तो जो मार्केट साइज है वो 50,000 करोड़ का है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 12 करोड़ रुपए है। और फार्मा की बात करें तो मार्केट साइज जो कि है 15,000 करोड़ की है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 67% है। तो आप लोगों ने देखा कि चीन की जो हिस्सेदारी हमारे देश के अंदर है, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग चीजों में, वो बहुत ज्यादा है। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमको इन सबसे पहले धीरे 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 बाइकआउट करना पड़ेगा। हम एक साथ बाइकआउट नहीं कर सकते हैं, इससे हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हमारे देश के अंदर पैसे की कमी आएगी, हमारे देश की जीडीपी गिरेगी, इसलिए हमें इसे एक साथ बाइकआउट नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ सबसे बड़ा फेलियर अगर हम इसमें देखें तो हमारी सरकार, भारत सरकार का है, जिनका स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया सब फ्लॉप है, ये सब कागजों के अंदर ही सक्सेस है। अगर हमारे देश की जो मीडिया और अच्छे से काम करे तो हमारे गवर्नमेंट जो है वो आगे इनोवेट करेगी स्टूडेंट्स को और अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन को। पर सारा का सारा जो प्रोपोगंडा है वो मीडिया के द्वारा ही फैलाया गया है। अब आप बात करें कि इस मीडिया की वजह से अभी एक और इंसिडेंट हुआ है। कल ही नेपाल ने पूरे देश में इंडियन मीडिया को बैन कर दिया है। जी हाँ, इंडियन न्यूज़ चैनल को बैन कर दिया है। अब वहां पर कोई भी ब्रॉडकास्ट नहीं होगा नेपाल के अंदर, केवल दूरदर्शन चलेगा। अब वो किस लिए बैन किया है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो हमारे देश में किस तरीके से मीडिया क्या काम कर रही है वो तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। वो बस एक प्रोपोगंडा पे काम कर रही है, सरकार की सारी फेलियर्स को छुपाने का काम करती है, किस तरीके से देश की जनता को डाइवर्ट करना है वो सारा काम हमारी मीडिया करती है। लेकिन अब जो एलिगेशन इन्होंने वहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री पे लगाए हैं वो आप खुद भी देखेंगे। मैं इसमें थोड़ी सी आपको क्लिप दिखाऊंगा कि ये केवल एक एंकर का हरकत है, इसमें बहुत सारे एंकर, केवल एनडीटीवी को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे न्यूज चैनलों ने यही प्रोपोगंडा अपनाया है। आप देखिए इसके अंदर। ये चाइनीज एम्बेसडर टू नेपाल है, उनके पीछे गाना बजा के दिखा रहे हैं। और ये का दिल ओले ओले करने लगा। वो हर फैसले से पहले यंकी से सलाह देने लगे। और बाकी जो आप कमेंट्स, उसने के जाल में फंसकर ओली बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगे, और अब जो याकी बोले वो ओली किया। तो हमारे मीडिया ने देखिए आपने किस तरीके से ये न्यूज चलाई है। इसमें ऐसा कहा गया है कि जो नेपाल के जो पीएम है ओली, उनके ऊपर चाइना के एम्बेसडर ने एक हनी ट्रैप किया है, जिसके वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन ये सरासर गलत है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक प्रोपोगंडा इस तरीके से फैलाया गया कि हमारे देश में जो प्रॉब्लम हो रही है उसको हटा के उस देश, दूसरे देश के ऊपर किस तरीके से मीडिया इस प्रोपोगंडा को फैलाया ताकि हमारे जो देश के अंदर जो चीजें होती हैं उससे ध्यान भटका दिया जाए और बाहर ले जाया गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं और अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे देश के ऊपर। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारे देश की मीडिया ने क्या मैटर उछाला है। उसके लिए अब पीएम और वहाँ की नेपाल की जो गवर्नमेंट है उनको बोलने का मौका मिल गया और उन्होंने सारे के सारे जितने भी इंडियन न्यूज़ चैनल है उनको नेपाल के अंदर बैन कर दिया। लेकिन लिटरली अगर देखा जाए तो चाइना के जो एम्बेसडर है उनका बहुत ज़्यादा, नेशनल कांग्रेस जो है वहाँ पर नेपाल में, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबदबा है। अगर हम लोग, हमारी मीडिया उसको प्रॉपर वे में अगर उठाती तो ये बहुत बड़ा इशू भी बन सकता था। लेकिन अब जो नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को धीरे धीरे खत्म करती जा रही है, और वो भी नेशनलिज्म का नाम लेके।
जी हाँ, तो अब देखते हैं, अगर आप लोग के मन में ये भी बात आ रही है क्या इससे पहले भी किसी देश ने हमारे चैनल को, हमारे न्यूज़ चैनलों को बैन किया है, तो जी हाँ, मालदीव में 2018 को इंडिया के न्यूज़ चैनलों को भी बैन कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि ये कभी नहीं हुआ कि किसी आस पड़ोस के देशों ने हमारे न्यूज़ चैनलों को बैन किया है, क्योंकि हमारे जो स्तर है अब मीडिया का वो बिल्कुल ही नीचे गिरता जा रहा है। तो अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूं आगे कि इससे अब क्या कॉन्स्पिरेंसी है, क्यों अब पीएम ओली इस पे टारगेट और ज्यादा करने वाले हैं। तो आप लोगों ने देखा कि पीएम ओली ने इसको बैन कर दिया इंडियन मीडिया को, और उसका एक कारण ये भी क्योंकि उन्हीं के एक प्रतिद्वंदी है कांग्रेस पार्टी के, और वो चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन अब इस पूरे मास्टर स्ट्रोक को खेलने के बाद एक नेपाल के जो प्रधानमंत्री है वो कई हद तक कोविड-19 का सहारा लेके अपने देश के अंदर एक मेडिकल इमरजेंसी लगा देंगे, जिसके कारण वो बहुत दिन तक देश की जो है पीएम रह सकते हैं। तो यही कारण है कि इंडिया जो मीडिया हो गया है उसका स्तर दिन पर दिन गिरता ही जा रहा है, और अब उसकी वजह से हमारे जो इंटरनेशनल पॉलिसीज है वो भी कहीं ना कहीं हद तक हम पिछड़ते जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।